अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। तिल की समय पर बुआई करके ले अधिक पैदावार। अमरूद के बाग में जरूरी कार्यों को करें, अधिक फल उत्पादन पाएं। अपने राज्य में तिल की खेती सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में बड़े एरिया में की जाती है और जैसा कि राज्य में बारिश का दौर चल रहा है, ऐसे में जो किसान तिल की बुआई करने जा रहे हैं वे किसान खेत की तैयार करते हुए उन्नत किस्मों की बुआई करें ताकि आपको अधिक उपज मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें तिल की उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। राम राम सा किसान भाइयों, आज हम तिल की उन्नत कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। तिलहनी फसलों में महत्वपूर्ण फसल है और एक खरीफ सीजन में उगाई जाती है और बहुत ही बड़े क्षेत्रफल इस पे इसकी खेती होती है। इस फसल का जो अवधि होता है 80 से 85 दिन का होता है। इस फसल में बुआई से लेके ये इतने समय में पक जाती है और बहुत ही कम लागत में ये अच्छा उत्पादन देती है और अच्छा इसका भाव मिलता है, तो हमारे किसान भाइयों को अच्छा फायदा होता है। और इसकी खेती सभी प्रकार की भूमियों में सभी क्षेत्रों में की जाती है। हमारे को ध्यान रखने की बात है कि भाई हमारे जहाँ अच्छा जल निकास है उस प्रकार की जगह पे इसको बोया जाए। इसको एक अकेला फसल की मुख्य फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है और दूसरी फसलों के साथ में मिश्रित खेती या इंटरक्रॉपिंग इस प्रकार की जो फसलें हैं उसके रूप में भी हम इसको ले सकते हैं, तो आर्थिक रूप से अच्छा फायदा होता है। दूसरा, तिल से कई तरह के जो है व्यंजन और बनाए जाते हैं। जो तेल है इसका बहुत ही उपयोगी होता है, जो एडिबल ऑयल है, खाने योग्य तेल है, उसकी अच्छी गुणवत्ता होती है। तिल की फसल जो महत्वपूर्ण होती है और इसके जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमारे को मुख्य चीज़ों का किन किन हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारी उन्नत किस्मों का चयन करना है, जैसे RT 346 है, RT 351 है, RT 372 है। इस प्रकार की जो उन्नत किस्में हैं उनका चयन करके 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हुए किसान इसको लगाएंगे हमारे किसान भाई, तो उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, अच्छे पौधों की संख्या उसमें मिलेगी खेत में और अच्छा उत्पादन होगा तो तेल की मात्रा भी अच्छी प्राप्त होगी, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा होगा। तिल के खेत की आरंभ में 2 से 3 तिरछी जुताई कर कुछ समय के लिए उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खेत की पहली जुताई तुरंत बाद उसमें जैविक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को 1 हेक्टेयर के खेत में डाल दिया जाता है। खाद डालने के बाद खेत की जुताई कर मिट्टी में खाद को ठीक तरह से मिला देते हैं। यदि नमी नहीं है तो इसके बाद खेत में पानी लगाकर उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। खेत में उचित नमी होने के बाद रोटावेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं।
जिससे खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे बात करें कि इसमें नाइट्रोजन 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर चाहिए और फास्फोरस जो है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। 20 किलोग्राम जो सल्फर होता है उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें फसल के जो दाने की ऊपर चमक है वो अच्छी आएगी, तेल की मात्रा अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हमारे किसान भाई बीजोपचार करके तेल की बुआई करें, जिसमें जो खड़ी फसल में अन्य प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, कीड़े हैं, वो आने की संभावना कम रहे, जोखिम की संभावना कम रहे। तो मुख्य रूप से जैसे थायरम या कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके जो है बीजों को फिर बुआई करें तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, जो पोषक तत्वों की हम बात करें तो एजेटोबैक्टर जो कल्चर आता है तरल और पीएसपी कल्चर है, उससे उपचारित करके हम बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पोषक तत्वों की है 10 से 15% की बचत होगी, कम देना पड़ेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। बुआई तकनीक। तिल की बुआई का सर्वोत्तम मौसम जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई तक होता है। तिल की बुआई पंक्ति से पंक्ति 30 से 35 सेंटीमीटर और पौध से पौध 10 से 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हुए करते हैं। सीड ड्रिल से बुआई करने पर समान दूरी पर बीज गिरते हैं, जिससे पौधे समान दूरी पर उगते हैं और फसल में शस्य कार्यों को करने में आसानी होती है। कि इसमें जो खरपतवार की समस्या आती है, क्योंकि तिल की फसल है शुरुआती अवस्था में बहुत धीरे से बढ़ती है और ये जब 4 सप्ताह की होती है उस टाइम में 3 से 4 सप्ताह की फसल है, उस टाइम में किसान भाई हमारे निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को उस फसल से निकाल देंगे तो इसकी बढ़वार अच्छी होगी और बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो खरपतवार फ्री इसको रखें, निराई गुड़ाई करके निकाले, एंट्री कल्चरिंग करके खरपतवार निकाले और फसल में और खड़ी फसल में यदि कोई समस्या आती है तो उस टाइम में जैसे सकिंग पेस्ट जो हमारे रस चूसने वाला कीट है, इनका भी प्रबंधन हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जो कीटनाशी का उपयोग करते हुए जिस क्षेत्र के लिए जितनी रिकमेंडेड की गई है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं और ये इस प्रकार से यदि उसको कंट्रोल करेंगे तो जो फिलोडी नाम की जो बीमारी आती है उसको भी कम किया जा सकता है और हमारे अच्छा उत्पादन लेके हमारे किसान भाई इस फसल से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, बहुत से किसान अमरूद की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन अच्छी आय लेने के लिए जरूरी है कि अमरूद के बाग में किए जाने वाले कार्यों को समय पर किया जाए। तो आप अमरूद के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, अमरूद की फसल एक नकदी फसल है और अमरूद की फसल में हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है, लेकिन प्रायः देखा जाता है किसान भाइयों कि अमरूद की फसल जो है, अमरूद के जो हमारे पुराने बाग हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व लगाए गए थे, उसमें मुख्य समस्या आती है कि उनकी बढ़वार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश और बहुत ज़्यादा घने होने के कारण उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे जो हमारे किसान भाई जो अमरूद, जिसको हम भी फल भी बोलते हैं, ऐसे जो हमारे पुराने और अनुत्पादक अमरूद के बगीचे हैं जो 15 से 20 वर्ष पुराने हो चुके हैं, जो हमारी 3 से 4 मुख्य शाखाओं को छोड़ते हुए पूरी शाखाओं की कटाई कर देते हैं। मुंडन, एक तरीके से हम मुंडन कर देते हैं, केवल 3 से 4 जो हमारी मोटी शाखाएं रहते हैं उनको छोड़ते हुए पूरी शाखाओं को काट देते हैं। इसमें जो मुख्य बात होती है कटाई के समय में, ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम कटाई का कार्य करते हैं तो आरी से या इलेक्ट्रिक चेनसा आती है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें कभी भी हम ऊपर से जब कटाई करते हैं तो हमारी शाखाएं, जो मोटी शाखाएं रहती हैं, उनके फटने का डर रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि पहले जो हम कटाई का कार्य करते हैं उसको नीचे से कटाई करें, ताकि उसके बाद जब हम ऊपर से काटेंगे तो एक समान कटना चाहिए। अगर हमारी शाखाएं फटते हैं तो फिर उसके बाद नए कल्ले निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कटाई के बाद देसी गाय के गोबर का लेप लगा दें, या दूसरा अगर चाहें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है, उस दवा को हम घोल के उसका लेप लगा सकते हैं, ताकि हमारी जो कटे हुए भाग पे उस पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन पैदा ना हो। इसके बाद जैसा कि अमरूद में हम लोग देखते हैं, बिही में हमेशा बिही में नए शाखाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा फल लगते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम इस प्रकार से हमारे जो पुराने अनुत्पादक बाग हैं अगर हम कटाई छटाई कर देते तो ये पुनः नए बाग के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं और फिर से जैसे ये नए बाग स्थापित किए जाते हैं उस प्रकार से इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अमरूद का फल वृक्षों की बागवानी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी बहु उपयोगिता और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए
लोग इसे गरीबों का सेब भी कहते हैं। तो आप यदि अमरूद के बाग से अधिक फल उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए अमरूद के बाग को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए खाद और उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। साथ ही हमें बाग बगीचों जो हमारे अमरूद के पुराने बागों हैं उनमें खरपतवार का प्रबंधन भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो भी हमारे खरपतवार, गाजर घास की समस्या कई जगह रहती है, कई जगह घास फूस रहती हैं, झाड़ियाँ उग जाती हैं, इन खरपतवारों को हमें निदाई गुड़ाई करके अलग कर देना चाहिए ताकि हमारे बाग साफ सुरक्षित रहेंगे तो उत्पादन अच्छा रहेगा। और अगर ज़्यादा दूरी पे हमारे बाग जो लगे हैं, पुराने बाग हमारे, उसमें काफ़ी अच्छी दूरी रहती है पौधों से पौधों, कतार की कतार, ऐसे बगीचों में हम ट्रैक्टर के द्वारा जुताई कर देते हैं तो उससे भी हमारे जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं और अंदर तक की हमारी जो मिट्टी है उससे जुताई हो जाने से पोषक तत्वों का समुचित उपयोग पौधों को उपलब्ध हो पाता है। दूसरा जो मुख्य बात है कि जब कटाई का कार्य करने के उपरांत किसान भाइयों हमें थाला बनाना अत्यंत आवश्यक रहता है। तो हमारी जो कैनोपी रहती है उसकी छाया जहाँ तक जाती है उस जगह से हमें थाले का, गोलाई में थाला बनाना अत्यंत आवश्यक रहता है। निदाई गुड़ाई करके जब हम थाले का बनाने का कार्य पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद जब हमारा बारिश का समय शुरू होता है तो उस समय किसान भाइयों 30 से 40 किलो अच्छी सड़ी पकी गोबर की खाद, अगर नीम की खली की उपलब्धता है तो 4 से 5 किलो नीम की खली, और साथ में यूरिया की जो मात्रा है वो हमें देनी चाहिए 1 किलो यूरिया और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए ताकि फिर से नए कल्ले जो है बारिश के, जैसे ही बारिश शुरुआत होती है उसमें से नए कल्लों का सृजन होना शुरुआत हो जाती है। और जब सितंबर का महीना आता है किसान भाइयों तो हमें पुनः सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश करीब 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देने से हमारे जो नए कल्ले हैं वो तीव्र गति से निकलते हैं। और जैसे ही हमारे नए कल्ले निकलते हैं उनको पुनः हमें 50% कटाई कर देना चाहिए ताकि अगल बगल से और साले कल्ले निकले। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कभी कभी कीट और रोग भी लगते हैं जिसकी वजह से फल उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है और किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। साथ ही किसान भाइयों, इंडरबेला, जो अमरूद के बगीचों में इंडरबेला एक प्रमुख कीट है जिसमें जो कि जब हम तने के पास देखते हैं तो उसका स्क्रीटा दिखाई देता है। ऐसी जगहों पे तने में वो खोखला बना देती है और हमारा पौधा, अमरूद का एकदम बिही का पौधा कमजोर कर देती है। तो जहाँ जहाँ इंडरबेला का प्रकोप दिखता है, स्क्रीटा दिखता है, वहाँ हमें स्पोक के सहायता से अंदर साफ सफाई करके और रुई के फाहे में डाइक्लोरोवास दवा आती है नुवान, उसमें डिप करके रुई के फाहे को दवा में घोल के डुबो के और अंदर उस छेद में भर के और मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। अगर हम चाहें तो मिट्टी के तेल में भी रुई के फाहे को डुबो के और अंदर डाल के सुराखों में और ऊपर मिट्टी का लेप लगा के बंद कर देते हैं तो इंडरबेला कीट जो है अंदर ही मर जाता है और हमारा पौधा के तने का भाग सुरक्षित हो जाता है। किसान भाइयों, अमरूद की फसल में ओगरा, जिसको हम विल्ट बोलते हैं, उकठा रोग की बहुत ही वृहद समस्या आती है। कई बार देखा जाता है कि पूरा का पूरा बगीचा सूख जाता है। ऐसी अवस्था में जहाँ हमारे उकठा के प्रकोप होता है, अगर हमें जो पुराने बगीचे हैं और उसमें 1-2 पौधे दिखाई दें उकठा के तो उनको हमें तुरंत खेत से अलग कर देना चाहिए। ऐसे रोगग्रस्त उकठा के ग्रसित पौधों को खेत से अलग कर देना चाहिए। अभी हमें जो हमारे पुराने बगीचे हैं अमरूद के, उसमें एक छिड़काव हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC दवा आती है, 35 से 40 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध नहीं होती तो रिडोमिल MZ दवा आती है, उसका हमें 30 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपन फसल को सुरक्षित करेंगे तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा और अमरूद की फसल एक ऐसी नकदी फसल है जो आने वाले समय में हमें अच्छा लाभ दे सकती है। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ वर्षा की संभावना है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की बुआई के लिए बीज, उर्वरक और बीज उपचार आदानों की व्यवस्था करें ताकि पर्याप्त मात्रा में
बारिश होने पर फसलों की समय से बुआई की जा सके। तिल की बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीज RT 46, RT 372, RT 351, RT 127, RT 346 की व्यवस्था करें। चारे के लिए ज्वार की उन्नत किस्मों में SSG 59-3, MP चरी, राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, पूसा चरी 2, पूसा चरी 6, MFSH 3 आदि किस्मों का चयन करें। बाजरा की MP MH 21, MP MH 17, GHB 905, HHB 67, CZP 9802, RHB 177, HHB 197 व BHB 1202 की बुआई करें। मूंग की IPM 2-3, MH 2-15, SML 668, RMG 62, GM 4, GM 5, GM 6 चयन करें। ग्वार की उन्नत किस्मों में RGC 936, RGC 1033, HG 2-20, RGC 1038 व RGM 112 का चयन करें। मोठ की उन्नत किस्मों में RMO 40, RMO 257, RMO 435 व CZM 2 किस्मों का चयन करें। बाजरा की बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज, मूंग के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज, ग्वार के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज, मोठ के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त है। बीज को बुआई करने से पहले फफूंदनाशक, कीटनाशक और दलहनी फसलों को राइजोबियम से अवश्य उपचारित करें। फसलों की बुआई लाइनों में करें और DAP की पूरी मात्रा बुआई के समय 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई में दें, जिससे उर्वरक बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे रहें। बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए पशुओं को सीधी बारिश से बचाएं और पशुओं को पेड़ के नीचे ना बांधें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है नौरवा जिला बीकानेर के कृषक मांगी लाल ने। ये खराब मृदाओं के सुधार के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मांगी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे लवड़ी व क्षारीय मृदा के सुधार एवं उनका प्रबंधन। क्योंकि किसान भाइयों, राजस्थान के अंदर अधिकतर हमारी मृदाएं लवड़ी और क्षारीय हैं, जिनका कुल एरिया 0.726 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि पूरे भारत के अंदर इनका एरिया 7 मिलियन हेक्टेयर है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिनों दिन घटता जा रहा है। भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। इस संबंध में लवड़ी और क्षारीय भूमियों को सुधार कर खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लवड़ी व क्षारीय भूमि सुधार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुपम तकनीक है, जिसके द्वारा बेहतर खाद्यान्न उत्पादन, अधिक कृषि आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये लवड़ी मृदाएं क्या होती हैं। जो हमारी लवड़ी मृदाएं होती हैं, इनको समय देखने पे इन पे नमक जैसा क्षार आपको दिखेगा। ये सफ़ेद कलर का होता है क्योंकि इनके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के क्षार पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सफ़ेद दिखती हैं।
किसान भाइयों, खेती का आधार मिट्टी है, इसे जानना बेहद जरूरी है। जिस मृदा का पीएच मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवणीय होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। किसान भाइयों, मिट्टी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे पहले जानना होगा और जरूरत के अनुसार सुधार के कई उपायों को करना होगा, तभी फसलों से अधिक पैदावार मिलेगी। तो चलिए जानते हैं मिट्टी सुधार के बारे में। सबसे पहले हम लवणी मृदा सुधार की बात करेंगे, जिनमें हम भौतिक विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं निच्छालन, या जिसको बोलते हैं लीचिंग। निच्छालन के अंदर क्या होता है, खेत के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, उन टुकड़ों में हम पानी भर देते हैं। तो पानी के अंदर जो घुलनशील क्षार होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो घुल के पानी के साथ आ जाता है। जैविक विधियों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे ढेंचा होते हैं, ढेंचा एक हरी खाद है, ढेंचा हुआ है, सनई हुआ, ये हरी खाद होती हैं। अगर इन हरी खाद को भी हम बुआई करके इन मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जो गन्ने का, जिसको मोलेसस बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक इसमें हम जिस सत्यानाशी जो खरपतवार होता है उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ जैविक विधियां होती हैं जिनसे भी हम लवणी और इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। अब हम क्षारीय मृदा की बात करेंगे। क्षारीय मृदा के अंदर पीएच मान अधिक होने के कारण इनके अंदर हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे रासायनिक विधियों के अंदर हम जिप्सम ले लें या पायराइट ले लें। जैसे ही हम जिप्सम को डालते हैं खेत के अंदर, सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बन जाता है, वो घुलनशील होता है, वो नीचे चला जाता है ज़मीन का, और उस पर जो मृदा के कारण उस पर कैल्शियम आ जाता है। इस तरीके से इस रासायनिक विधि में हम जिप्सम का प्रयोग करके इन क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। इस तरीके से हम इन रासायनिक विधियों में पायराइट और जिप्सम का प्रयोग करके भी इनको हम सुधार सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद,
501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।